इस वीडियो में आप पूरा देखने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है बोर्ड एंड पिलर वर्किंग का, मतलब कि बोर्ड एंड पिलर को कितने तरीक़ों से चलाया जाता है, उन सभी तरीक़ों का एडवांटेज और डिसएडवांटेज, फिर से बोर्ड एंड पिलर का वर्किंग का क्या क्या एलिमेंट है और उसका डिज़ाइन कैसे करते हैं, लोड ऑन पिलर कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला, उसका डेरिवेशन, स्ट्रेंथ ऑफ पिलर कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे निकालते हैं, और एक पैनल में कितना पिलर रख सकते हैं, इसका कैलकुलेशन आप कैसे करिएगा, ये सभी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ देखिए बोर्ड एंड पिलर माइनिंग हम लोग कितने तरीक़ों से कर सकते हैं। तो 3 तरीका होता है बोर्ड एंड पिलर माइनिंग करने का। पहला तरीका होता है कि पूरा जो आपका ब्लॉक दिया हुआ है, पूरा ब्लॉक को आप पूरा ब्लॉक में पिलर को डेवलप कर लीजिए, ठीक है, मतलब पूरा को एक साथ डेवलप कर लीजिए। तो इस तरह से उसके बाद फिर जब यहाँ तक आप पहुँच जाइएगा बाउंड्री तक, तो फिर यहाँ से डिपेयरिंग आप स्टार्ट कीजिए बाउंड्री से, ठीक है। लेकिन ये मेथड का यूज हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं जहाँ पे आपका पूरा बाउंड्री बहुत कम है, मतलब कि आपके पास कोर ब्लॉक बहुत कम दिया गया है, बाउंड्री आपका बहुत छोटा है, छोटी माइंस है, तो उसके लिए ये मेथड सही है। लेकिन अगर आपका ये बाउंड्री बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत बड़ा रहता है एरिया आपके पास, तो आप इस मेथड का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया में आपको फिर दूसरे मेथड से काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है पैनल सिस्टम ऑफ माइनिंग, मतलब कि पूरे एरिया को आप पैनल में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। जैसे कि ये पूरा एक ब्लॉक है, उसमें आप इसको पैनल में डिवाइड कर दिए, 4 पैनल हो गया। अब इसके अंदर पिलर आप बनाना शुरू कीजिए, इसके अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट कीजिए। जब पूरा डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम बाउंड्री की तरफ से पैनल को डिप्लेयरिंग स्टार्ट करते हैं, एक एक पैनल करके, ठीक है। तो ये हो जाता है पैनल सिस्टम ऑफ माइनिंग। हम लोग इसका यूज हम लोग तब कर सकते हैं जब जैसे हमारे पास बहुत बड़ा एरिया है, तो उस पूरे एरिया को, जैसा हमने फर्स्ट में बताया था कि पूरा पिलर डेवलप कर दीजिए, तो उसमें पूरा हम पिलर डेवलप करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। क्या क्या नुकसान होगा हम आगे चल के एक एक करके डिस्कस करेंगे सभी को, और क्या क्या किसका क्या फ़ायदा है। थर्ड मेथड ये कहता है कि डेवलपमेंट और डिप्लेयरिंग को हम एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं, केवल कुछ हेडिंग को हम चलाते हैं बाउंड्री तक, ठीक है। कुछ हेडिंग लेकर के, जैसे इसमें हम 3 हेडिंग दिखाए हैं, लेकिन आप 4-5 हेडिंग भी ले सकते हैं, अपना जैसा भी आवश्यकता अनुसार हो, तो उस अनुसार से कुछ हेडिंग को लेकर हम चलते हैं पूरा बाउंड्री तक, और बाउंड्री के बाद फिर हम सबको पैनल वाइज डिवाइड कर देते हैं। तो उस हिसाब से फिर इधर इस पैनल में हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, और डेवलपमेंट मान लीजिए इस पैनल में भी हो रहा है। अब डेवलपमेंट दोनों पैनल का हो गया है, तो आपको अब डिप्लेयरिंग करना है, तो इस पैनल में अभी डिप्लेयरिंग स्टार्ट किए हैं, तब तक इस पैनल में डेवलपमेंट स्टार्ट किए, फिर इधर डेवलपमेंट हो गया, फिर यहाँ पे डिप्लेयरिंग स्टार्ट किए, फिर यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट किए। तो इस तरह से आप डेवलपमेंट का भी काम और डिप्लेयरिंग का भी काम दोनों एक साथ कर सकते हैं, मर्ज करके अलग अलग पैनल में। तो ये एक तीसरा मेथड है जिसमें आपको डेवलपमेंट और डिप्लेयरिंग दोनों का एडवांटेज मिलता है। फर्स्ट बोलता है कि पूरा एरिया को आप पहले डेवलप कर लीजिए, फिर पिलर डिप्लेयरिंग कीजिएगा, ठीक है। तो उसका एडवांटेज क्या क्या हो सकता है, फिर डिसएडवांटेज भी बताएंगे आपको। तो देखिए इसमें तो आप अगर पूरा एरिया को इस तरह से आप डेवलप कर दिए, तो आपको बहुत सारा वर्किंग फेस मिलेगा एक साथ में, और बहुत सारा माइनर्स को आप, यानी बहुत सारे लोगों को आप जॉब देख सकते हैं यहाँ पे, और बहुत सारा फेस मिलने की वजह से आपका आउटपुट यानी प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। ये मेथड का यूज हम पास्ट में ब्रिटिश टाइम में या फिर बहुत पहले, जैसे कि जब कुछ खास आइडिया पता नहीं था उस समय पे ये जब बहुत ज़्यादा यूज किया जाता था। यहाँ पे देखिए इसका क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकता है। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि चूँकि आप पिलर इस तरह से पूरा एरिया बाउंड्री तक अगर डेवलप करेंगे, तो पिलर को काफ़ी टाइम तक आपको डेवलप करके रखना पड़ेगा। डिप्लेयरिंग का नंबर इसका बहुत बाद में आएगा, ये जो इधर वाला पिलर है। जैसे ही आपका टाइम बीतता जाता है, तो वैसे वैसे क्या होता है, पिलर का जो स्ट्रेंथ है वो कम होते जाता है, क्योंकि उसमें वेदरिंग होता रहता है, एरिया अलग अलग एक्सपोज होता रहता है। आप देखेंगे माइंस में भी आप देखे होंगे, पिलर बहुत दिन तक अगर रहता है तो उसमें वेदरिंग के कारण बीच में क्रैक आने लगता है, फिर साइड से पिलर ढहने लगता है, तो उस तरह से पिलर और भी वो कमज़ोर होता जाता है।
तो अगर इस तरह से हम अगर काफ़ी लंबे टाइम तक पिलर को छोड़ दिए तो पिलर पूरा कमज़ोर हो जाएगा और फिर प्री मेच्योर कोलैप्स का चांसेस बढ़ जाता है। और यहाँ पे इस तरह से पूरा अगर हम एरिया को डेवलप कर देते हैं तो इसमें आपको वेंटिलेशन स्टॉपिंग भी काफ़ी ज़्यादा बनाना पड़ेगा। तो जब जितना ज़्यादा वेंटिलेशन स्टॉपिंग रहेगा तो कहीं ना कहीं तो आपको लीकेज मिलेगा ही, तो वेंटिलेशन भी ख़राब हो जाता है। और जब आप कोल्ड डस्ट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो कोल्ड डस्ट के लिए भी आपको कोल्ड डस्ट बहुत ज़्यादा लगेगा और कोल्ड डस्ट को पूरा से मारना भी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कि इसमें अगर कहीं भी आग लग गया, स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो गया, तो आप पूरे माइंस को बचा नहीं सकते हैं। फिर ये पूरा माइंस इसकी चपेट में आ जाएगा स्पॉन्टेनियस हीटिंग के, फिर ये आग फैलता ही जाएगा पूरा। और अगर कोल्ड डस्ट एक्सप्लोज़न भी हो गया तो आप इसको एक लिमिट नहीं कर सकते हैं, मतलब कि पार्टिकुलर एक एरिया तक ये सीमित रहे कोल्ड डस्ट एक्सप्लोज़न, ऐसा आप कर ही नहीं पाइएगा। ठीक है, पूरा माइंस में ये फैल जाएगा कोल्ड डस्ट एक्सप्लोज़न। नेक्स्ट है क्रश एंड क्रीप कैन नॉट बी लोकलाइज, और इसमें जो वर्क है इसका वो बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाता है। यहाँ भी काम चल रहा है, इधर भी काम चल रहा है, इधर भी काम चल रहा है, इधर भी काम चल रहा है, तो ऐसे पूरा काम फैला हुआ रहता है। तो इसके कारण से इसमें मैन पावर भी ज़्यादा लगता है, तो आउटपुट पर मैन पर शिफ्ट जो है यानी OMS आपका घट जाता है। इतने सारे डिसएडवांटेज के कारण से इसको आजकल यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पे देखिए सेकंड है पैनल सिस्टम ऑफ माइनिंग। ठीक है, इसमें इस तरह से पूरा जो हमारा कोल एरिया है इसको आप पैनल में डिवाइड कर दिए हैं। 4 पैनल है, तो ये 4 पैनल अलग अलग हैं। तो इसका एडवांटेज क्या होता है कि अगर किसी भी पैनल में सेल्फ हीटिंग हुआ है या आग लगा हुआ है तो हम उसको लिमिट कर सकते हैं। जैसे इसमें आग लगा या इसमें आग लगा, किसी में भी सेल्फ हीटिंग हुआ है तो एक वो सेल्फ हीटिंग पैनल के अंदर ही लिमिट होकर रहेगा। और सेम इसी तरह से एक्सप्लोज़न, किसी भी तरह का कोई एक्सप्लोज़न होता है तो एक पैनल के अंदर ही वो कंटेंट रहेगा। ठीक है, और क्रशिंग और पिलर्स को अवॉइड किया जा सकता है इस मेथड से। जैसे कि ये सामने से जो ये सब ये क्या है, ये बैरियर है, ये पैनल का बैरियर है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि और सपोर्ट देता है ताकि पिलर पे लोड थोड़ा सा कम पड़े। नेक्स्ट एडवांटेज है कि इसमें डेवलपमेंट और डिप्लेयरिंग, चूँकि पैनल में बटा हुआ रहता है, इस पैनल में मान लीजिए डेवलपमेंट चल रहा है। ठीक है, और ये दोनों का डेवलपमेंट हो गया है, ये दोनों का डेवलपमेंट हो गया है। अब हम यहाँ पे डिप्लेयरिंग करना है। ठीक है, और यहाँ पे फिर आप डेवलपमेंट कीजिए या फिर यहाँ पे डेवलपमेंट कीजिए। यहाँ का डिप्लेयरिंग कर रहे हैं तो फिर जब इसका डेवलपमेंट हो गया तो फिर आप इसका डिप्लेयरिंग कीजिए। फिर ऐसे आगे क्रॉस जिगजैग शेप में डेवलपमेंट और डिप्लेयरिंग एक साथ दोनों चलता रहता है। इससे ये फ़ायदा होता है। फिर से ये अगर वेंटिलेशन की बात करें तो वेंटिलेशन इसमें अच्छा रहता है फर्स्ट वाले की तुलना में, क्योंकि पैनल बना हुआ रहता है, ज़्यादा स्टॉपिंग का ज़रूरत नहीं रहता है। तो और हर पैनल को सेपरेट इनटेक और सेपरेट रिटर्न मिलता है। इस तरह से इसका वेंटिलेशन भी इम्प्रूव हो जाता है इसमें, और सब्सिडेंस भी नहीं होता, क्योंकि ये जो लाइन है ये पूरा एक तरह से बैरियर रहता है और अच्छा से सपोर्ट किए हुए रहता है इतना पूरे एरिए को। ठीक है, और बीच में तो पिलर रहता ही है, तो सपोर्ट अच्छा इसका रहता है, इसलिए कहीं सब्सिडेंस इसमें होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। यहाँ देखिए पैनल सिस्टम ऑफ माइनिंग का डिसएडवांटेज क्या हो सकता है। पहला डिसएडवांटेज है कि ये जो आप बैरियर छोड़ेंगे, ठीक है, इसमें ये मान लीजिए पैनल बना दिए, 1 पैनल 2 पैनल 3 4, ठीक है, तो इस तरह से जब आप पैनल बनाए हैं तो इसमें से ये सब जो बैरियर छूटेगा, ये सब जो बैरियर छूटेगा, इसमें आपका कोयला काफ़ी बर्बाद होगा। ठीक है, उस कोयले को आप निकाल नहीं पाइएगा। और दूसरा क्या है कि आपको एयर क्रॉसिंग बहुत ही बनाना पड़ेगा वेंटिलेशन पर्पस के लिए, क्योंकि इधर से इंटेक तो रहेगा, हवा तो जाएगा, उसको सेपरेट इंटेक तो मिलता ही है, लेकिन आपको फिर एक पैनल से दूसरे पैनल को भी वेंटिलेट करना है, तो उस तरह से आपको एयर क्रॉसिंग बनाना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर ज़्यादा पैनल है तो एयर क्रॉसिंग भी उतना ही ज़्यादा बनाना पड़ता है। अगर 2-3 पैनल एक साथ चला रहे हैं तो हर पैनल के लिए आपके पास इंडिपेंडेंट मशीनरी होना चाहिए। ठीक है, जैसे LHD SDL बेल्ट स्ट्रक्चर हो गया, हॉलेज हो गया, या UDM, जो भी मशीन चला रहे हैं, अगर 2-3 पैनल आप एक साथ चला रहे हैं तो आपको हर पैनल में आपके पास ये सब मशीन होना चाहिए।
हर पैनल के लिए इतना सारा मशीनरी जो लगता है, इसके कारण क्या होता है कि आपका कॉस्ट बढ़ जाता है, ठीक है, इनपुट बढ़ जाता है। अगर कोई भी ये यहाँ पे जैसे एक 4 पैनल है एग्जांपल के लिए, इसमें से किसी भी एक पैनल में अगर आग लगा हुआ है और किसी कारण से ये जो बैरियर है वो क्रश हो जाता है, ढह जाता है किसी कारण से, तो ये दोनों पैनल ज्वाइन हो जाएगा। अब एक पैनल में तो आग लगा हुआ है तो इसके कारण से दूसरा पैनल भी प्रभावित होगा, ठीक। नेक्स्ट है डेवलपमेंट फॉलोड बाय डिप्लेरिंग, मतलब कि ये जैसे ये जो पैनल आपका 4 पैनल है, तो यहाँ पे एक पैनल में अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो दूसरे पैनल में डिप्लेरिंग चलेगा। मतलब पहले दोनों पैनल में तो डेवलपमेंट करेंगे, फिर जब एक पैनल दोनों का डेवलपमेंट हो जाएगा तो फिर इसको यहाँ से शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे तो यहाँ या यहाँ कहीं भी आप डिप्लेरिंग कर सकते हैं। फिर जब इसका डेवलपमेंट हो जाएगा फिर तो इसका डेवलपमेंट कीजिएगा, तो फिर इसका जो भी दोनों में से एक बचा हुआ रहेगा फिर उसका डेवलपमेंट डिप्लेरिंग चलेगा। तो इस तरह से इसमें काम होता है। इसमें वेंटिलेशन आपको अच्छा देखने को मिलता है, कोल्ड डस्ट का ट्रीटमेंट करना आसान रहता है इसमें। और इसमें अगर आप पूरा मैकेनाइज कर दीजिएगा इस सिस्टम को तो आपका OMS आउटपुट % भी बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। और इसमें क्रश और प्री मैच्योर कोलैप्स जो मिलता है देखने को, खास करके ज़्यादातर फर्स्ट वाले सिस्टम में, इसमें आराम से आपको ये कंट्रोल में आ जाता है, पूरा कोयला ही निकल जाता है। ये हम लोग स्टार्ट करेंगे डिप्लेरिंग पूरा माइन बाउंड्री तक, हम लोग पहले पैनल बना लेंगे, माइन बाउंड्री की तरफ से डिप्लेरिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि बीच में आप कहीं भी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो प्री मैच्योर कोलैप्स से हम लोग को कोई मतलब ही नहीं रहता है अगर लास्ट से हम लोग डिप्लेरिंग कर रहे हैं तो बाउंड्री की तरफ से। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ये डेवलपमेंट कर रहे हैं या डिप्लेरिंग कर रहे हैं तो दोनों के लिए एक ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज होगा, दोनों काम में आ जाएगा। डेवलपमेंट के काम में भी आ जाएगा, मतलब कि अगर पैनल में डेवलपमेंट चल रहा है इस पैनल का भी कोयला इसी माध्यम से उसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जाएगा, और जिसमें डिप्लेरिंग चल रहा है तो उसका भी कोयला उसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जाएगा। तो इसमें प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और इसमें कंट्रोल ऑफ फायर यानी कि आग का कंट्रोल आपका आसानी से आप कर सकते हैं। अभी किसी भी पैनल में स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता है तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग कब होता है, बहुत जब लंबे समय तक आप उसको अनवेंटिलेटेड छोड़ दीजिएगा, इसमें आपको उतना मौका ही नहीं मिलता है उसको अनवेंटिलेटेड छोड़ने का, आप सीधा उसको डिप्लेरिंग स्टार्ट करते रहते हैं तो कम फायर का रिस्क नहीं होता है इसमें, स्पॉन्टेनियस हीटिंग का कोई चांसेस इसमें नहीं होता है। हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं डिज़ाइन ऑफ बोर्ड एंड पिलर वर्किंग। तो बोर्ड एंड पिलर का क्या क्या एलिमेंट है हम लोग जानेंगे कि क्या क्या एलिमेंट होता है, किस पे डिपेंड करता है। साइज ऑफ पैनल पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ बैरियर पे, और विड्थ एंड हाइट ऑफ द गैलरी उस पर डिपेंड करता है। तो साइज ऑफ पैनल के बारे में हम लोग जानेंगे कि साइज ऑफ पैनल मतलब किस साइज का पैनल रखना चाहिए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कोयले का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, ठीक है। अगर इंक्यूबेशन पीरियड अधिक रहता है, ठीक है, अगर इंक्यूबेशन पीरियड अधिक रहता है तो आप पैनल का साइज बढ़ा सकते हैं। अगर इंक्यूबेशन पीरियड कम रहता है तो इस पैनल का साइज भी कम रहेगा, ठीक है। इसीलिए मैं डायरेक्टली प्रपोजल लिख दिया हूँ। और नॉर्मली इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है इंडियन कोल्ड चेन का, नॉर्मली 6 मंथ से लेकर के 12 मंथ तक रहता है इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। अब रैंक ऑफ कॉल के अनुसार हम इंक्यूबेशन पीरियड जानते हैं कि जो लिग्नाइट का होता है वो सबसे कम रहता है इंक्यूबेशन पीरियड, बिटुमिनस का थोड़ा सा उससे अधिक रहता है इंक्यूबेशन पीरियड, और एंथ्रासाइट का सबसे ज़्यादा रहता है इंक्यूबेशन पीरियड, क्योंकि इसमें कार्बन परसेंटेज बढ़ता रहता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कार्बन परसेंटेज होता है एंथ्रासाइट में, तो जिसमें ज़्यादा कार्बन परसेंटेज रहेगा वो उसमें बहुत ही कम चांसेस रहता है सेल्फ हीटिंग होने का, और जिसमें कम कार्बन रहता है तो उसका थोड़ा ज़्यादा चांसेस रहता है सेल्फ हीटिंग होने का। इसलिए जो हाई रैंक ऑफ कॉल है जो एंथ्रासाइट रहता है उसमें बहुत ही कम उसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज़्यादा होता है और कम चांसेस रहता है सेल्फ हीटिंग होने का। और साइज ऑफ पैनल और किस पे डिपेंड करता है, तो साइज ऑफ पैनल रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है, रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन पे भी डिपेंड करता है कि किस रेट से आप कोयला को निकाल रहे हैं। अगर आपका पैनल फुली मैकेनाइज्ड है, ठीक है, अगर आपका पैनल फुली मैकेनाइज्ड है तो आपका रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन अधिक रहेगा, तो उस हिसाब से आप साइज ऑफ पैनल बढ़ा सकते हैं। नॉर्मली जो पैनल का साइज होता है वो
150 मीटर बाई 120 मीटर का रहता है। नॉर्मली इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। इसमें आप देखेंगे कि साइज ऑफ पैनल कैसे निकालते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि एक पैनल में कितना पिलर रखना है नहीं रखना है। तो उसको हम चलिए जानते हैं न्यूमेरिकल के मेथड से। एज्यूम कर लिए कि हमारा इंक्यूबेशन पीरियड 6 महीने का है और हमको एक पैनल से कम पर डे 300 टन का आउटपुट चाहिए, और नंबर ऑफ़ वर्किंग ऐसे तो 26 होता है, लेकिन आप 25 मान के चलिए, क्योंकि एक दिन किसी दिन छुट्टी रह जाता है, किसी दिन कुछ है, तो हम स्टैंडर्ड में 25 मान के चलेंगे। और टोटल नंबर ऑफ़ वर्किंग डे 6 मंथ में कितना हो जाएगा, 25 को 6 से गुना कर दीजिए, 150 दिन हो जाएगा। और इस तरह से आप फिर टोटल कोल कितना है, 6 महीने में आप पूरा एक पैनल से कितना कोल निकाल पाइएगा, तो 150 को ये 300 से गुना कर दीजिए। 300 एक दिन में कोयला निकलना है एक पैनल से, तो टोटल हमारे पास 150 दिन है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 6 महीने में हम कितना कोयला निकाल सकते हैं वो आपको पता चल जाएगा। अब हमको पता है कि हमारा जो परसेंटेज ऑफ रिकवरी लगभग 75 से 80% तक का रहता है, तो 80% हम मान लिए कि रिकवरी परसेंटेज एक पैनल से 80% रहता है। 20% बैरियर के रूप में हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 80% हमको पता है कि हम ये कोयला निकालते हैं पैनल से, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रोडक्शन है ये हमारा 80% के इक्वल है, यानी इसको गुना करेंगे, ये मान लीजिए कि 80% इक्वल टू 150 गुना 300 है, ठीक है। तो ये 80%, तो आपको पता करना है कि उस पैनल में कितना कोयला है टोटल, यानी 100% क्या है, ठीक है। तो आप 1% मान लीजिए क्या हो जाएगा, जो यूनिटरी मेथड है उस मेथड से निकाल रहे हैं, तो 1% में इतना कोल है। अब इसको आपको 100% करना है, ठीक है, यानी इसको हम 100 से गुना कर दिए हैं, इसमें 100 से गुना किए, तो आपको इधर भी 100 से गुना करना पड़ेगा। एक स्टेप आगे ले लीजिएगा, इसको इधर भी 100 से गुना कर दिए, तो आपका ये 100% यानी टोटल इन सिटू कोल जो आपका एक पैनल में है, टोटल इन सिटू कोल आपका कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है। अब हम इसको ऊपर वाला मिटा देते हैं। ये देखिए टोटल इन सिटू कोल हमारे पास कितना आ गया, इसको मिटाते हैं। ये है 100% एक पैनल में, ठीक है। 100% की जगह हम टोटल इन सिटू कोल इन पैनल लिख देते हैं। टोटल पैनल कितना हो गया, 150, ठीक है। तो ये हमारा पैनल में इतना कोयला है, ठीक है। अब ये पैनल में इतना कोयला है, लेकिन हमको इसमें पिलर कितना रखना है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो वर्किंग है किस डेप्थ पे हो रहा है, हमको गैलरी का हाइट क्या रखना है, गैलरी का विड्थ क्या रखना है। नॉर्मली गैलरी का हाइट 3 मीटर रखते हैं और इसका जो विड्थ है मैक्सिमम 4.8, उससे ज़्यादा नहीं रखते हैं। तो आप क्या रख रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको एक पिलर का साइज पता होना चाहिए, ठीक है, कि आपको किस साइज का पिलर रखना है। साइज ऑफ हमें निकालना क्या है कि एक पिलर में कितना कोयला है, ठीक है। तो हम लोग लेंथ और विड्थ को सेंटर टू सेंटर नहीं लेंगे। सेंटर टू सेंटर लेने से बहुत ज़्यादा मिसलीड हो सकते हैं, क्योंकि सेंटर टू सेंटर लीजिएगा तो वो गैलरी में भी चला जाता है, तो गैलरी में कोयला तो रहता नहीं। हम लोग को खाली एक पिलर में कितना कोयला ये निकालना है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा कोल इन वन पिलर। और एक चीज़ और कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी उसमें मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, जो लेंथ विड्थ और हाइट है उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, तब जाके आएगा कोल इन वन पिलर, जो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.3 या 1.2 या 1.4 जो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है वो आप ले सकते हैं। अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ पिलर्स एक पैनल में कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ पिलर इन वन पैनल। एक पैनल में आप ये आपके पास टोटल कोल है एक पैनल में, ठीक है। इसको आप इससे डिवाइड कर दीजिए,
जो भी आ रहा है 80 नीचे चला जाएगा। दूसरा लेते हैं, एटी नीचे आ गया। अब ये लेंथ विड्थ और हाइट, लेंथ विड्थ हाइट इंटू फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, ये सबको इंटू कर दीजिए और इससे डिवाइड कर दीजिए। तो ये जो आएगा कि आपको नंबर ऑफ पिलर्स का डाटा आएगा, ठीक है, ये नंबर ऑफ पिलर्स आएगा। इन वन पैनल, इससे आपको पता चल जाएगा कि जो भी इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि एक पैनल में कितना हम पिलर रखें। सेकेंड एलिमेंट है बोर्डन पिलर वर्किंग का साइज ऑफ बैरियर। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जो विड्थ ऑफ बैरियर है वो डिपेंड करता है कि उस पर कितना लोड पड़ रहा है उस बैरियर पे, और दूसरा इस पर कि जो कोयला है उसका स्ट्रेंथ क्या है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि अगर डेप्थ ज़्यादा रहता है वर्किंग का तो हमको बैरियर ज़्यादा रखना पड़ेगा, और अगर सॉफ्ट कोल रहता है तो भी हमको बैरियर चौड़ा रखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि नॉर्मली जो बैरियर का विड्थ होता है वो नॉर्मली पिलर के विड्थ के ही बराबर रहता है, लेकिन अगर डीप माइंस है तो बैरियर का विड्थ ज़्यादा हो सकता है, लगभग 45 मीटर या उससे अधिक हो सकता है एज पर कंडीशन, ठीक है। अगर आप डिब्लेडिंग में बैरियर को काट रहे हैं तो वो क्या होगा, पिलर फ्रैक्चर कर जाता है और पिलर टूट जाएगा, ढह जाता है पिलर, तो आपका दो पैनल एक मर्ज हो जाएगा। अगर किसी पैनल्स में फायर लगा हुआ है तो दूसरे पैनल को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो बहुत सारा प्रॉब्लम और भी आ सकता है, वेंटिलेशन रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पिलर का डिज़ाइन और बैरियर की डिज़ाइन इस तरह से होना चाहिए कि वो यील्डिंग पिलर टेक्निक पे बेस्ड हो। यील्डिंग पिलर टेक्निक क्या होता है, इस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा इसके बारे में डिटेल बताएंगे। और फिलहाल इस वीडियो में शॉर्ट में जान लीजिए कि यील्डिंग पिलर टेक्निक एक ऐसा मतलब मेथड है, ऐसा टेक्निक है जिसमें नेचुरल तरीके से हम बैरियर को या पिलर को उस काबिल बना देते हैं ताकि वो लोड को ले सकता है, और उसमें एक स्मॉल अमाउंट में यील्ड होता है, मतलब कि वो सेटल हो जाता है। फिर बाद में उसमें यील्डिंग बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है। इससे क्या होता है कि आप अगर पिलर का डिज़ाइन और बैरियर के डिज़ाइन यील्डिंग पिलर टेक्निक पे डिज़ाइन करते हैं तो आप परसेंटेज ऑफ रिकवरी आपका ज़्यादा हो सकता है डीप लेयरिंग के दौरान। यहाँ थर्ड एलिमेंट है साइज ऑफ पिलर। साइज ऑफ पिलर किस किस चीज़ पे डिपेंड कर सकता है कि डेप्थ फ्रॉम द सरफेस से पिलर जहाँ पे हम बना रहे हैं उसका डेप्थ क्या है। अगर सरफेस से पिलर का डेप्थ जहाँ पे भी बन रहा है वो कम है, मतलब कि अगर आपका वर्किंग थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, कम डेप्थ में है, तो आप पिलर कम साइज़ का भी रखेंगे तो चलेगा। और पिलर कम साइज़ का रहने से क्या होता है, परसेंटेज ऑफ रिकवरी अधिक रहता है, ठीक है। तो ये सब जैसे जैसे आपका डेप्थ बढ़ता जाएगा ना वैसे वैसे परसेंटेज ऑफ रिकवरी घटता जाएगा। और नेक्स्ट है कि स्ट्रेंथ ऑफ कोल। तो स्ट्रेंथ ऑफ कोल ये कैसे डिपेंड करता है साइज, पिलर के साइज पे। अगर कोयले का स्ट्रेंथ आपका अधिक रहता है तो आप पिलर का साइज कम भी रख सकते हैं। अगर सॉफ्ट कोल है यानी पिलर का कोयले का स्ट्रेंथ कम है तो आपका पिलर का साइज आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो आपका ज़्यादातर कोयला पिलर में ही रह जाएगा, आपका रिकवरी कम होगा, परसेंटेज ऑफ रिकवरी। यहाँ देखिए नेचर ऑफ रूफ एंड फ्लोर, ठीक है। रूफ अगर रूफ हार्ड हुआ तो जो पिलर को है वो क्रश कर सकता है। अगर फ्लोर सॉफ्ट हुआ तो उसमें क्रीप आ सकता है, तो उसका जो हाइट है वो घट सकता है, वो ईविंग प्रॉपर्टी शो करने लगता है अगर सॉफ्ट हुआ। तो आपको दोनों केस में पिलर का साइज, अगर रूफ हार्ड हुआ या फ्लोर सॉफ्ट हुआ तो पिलर का साइज आपको अधिक रखना पड़ेगा, ठीक है। जियोलॉजिकल कंसिडरेशन भी इसमें देखना पड़ता है, क्या अगर फॉल्ट है या किसी तरह का भी कोई भी जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है तो आपको पिलर का साइज फिर वहाँ पे ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस से जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन, ठीक है, ये स्ट्रेन है, ठीक है। टाइम जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ता रहता है, ठीक। और इसका जो लोड है इस पर वो तो कांस्टेंट रहता है। अब लोड कांस्टेंट रहेगा और स्ट्रेन बढ़ता रहेगा तो क्या पिलर का साइज अगर सफिशिएंट नहीं रहता है
तो पिलर क्या ढह सकता है, ठीक है, फ्रैक्चर कर सकता है पिलर। इसलिए पिलर सफिशिएंट साइज़ का होना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे जैसे समय बढ़ता रहता है वैसे वैसे वेदरिंग के कारण पिलर का स्ट्रेंथ कम होते रहता है, वो उसमें ढहना शुरू होता है। साइड साइड से आप देखिएगा पिलर में क्रैक आने लगता है जब पिलर बहुत दिन का हो जाता है। जैसे आप एडवांस करते हुए जाते हैं ना फेस को, वैसे कभी ओल्ड वर्किंग में आइएगा या पीछे आइएगा, वो वेदरिंग के कारण पूरा पिलर ढहता रहता है। इसलिए पिलर समय के साथ कमज़ोर होता रहता है, इसलिए सफिशिएंट साइज़ का पिलर होना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है पिलर डिज़ाइन का। पिलर डिज़ाइन का बेसिक प्रिंसिपल होता है, यानी पिलर फेल कब होता है, मतलब पिलर कोलैप्स कब करता है, जब एवरेज लोड ऑन पिलर ड्यू टू ओवरबर्डन, मतलब कि ओवरबर्डन के कारण पिलर पे जो लोड पड़ रहा है वो लोड जब बढ़ जाएगा एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ कोल पिलर से, मतलब कि कोयले का जो पिलर है उसके स्ट्रेंथ से अधिक हो जाएगा ओवरबर्डन लोड, तब हमारा जो पिलर है वो ढह सकता है, कोलैप्स कर सकता है। यानी ओबी लोड एक्सीड्स यानी मोर देन द स्ट्रेंथ ऑफ कोल पिलर, ठीक है, तब हमारा पिलर फेल हो सकता है। अगर इससे हम क्या समझें कि अगर हमको सही साइज का अगर हमको पिलर डिज़ाइन करना है तो हमको दो चीज़ को जानना ज़रूरी है कि पिलर पे लोड कितना पड़ रहा है और पिलर का स्ट्रेंथ क्या है। कैसे निकालेंगे लोड ऑन पिलर। मान लीजिए हैं यहाँ पे एक पिलर है डी डेप्थ पे, ठीक है, तो डी डेप्थ पे पिलर है तो इसके ऊपर वेट बहुत सारा है, वेट पड़ रहा है ना, वेट जो इसके ऊपर का जो स्ट्रेटा है इसका वेट पड़ रहा है इसके ऊपर, ठीक है, और इस पर प्रेशर भी पड़ रहा है, प्रेशर भी लग रहा है। तो ये जो प्रेशर जो प्रेशर लग रहा है, ये प्रेशर कितना होगा प्रेशर, अगर हम ये डेप्थ को और इसका जो ओवरबर्डन का वेट है दोनों को इंटू कर दें तो हमारा ये इस पे पिलर पे कितना प्रेशर लग रहा है वो पता चल जाएगा। तो एक ये एक्सप्रेशन हो गया कि जो हमारा प्रेशर जो पिलर पे पड़ रहा है, ठीक है, कितना पड़ेगा, वेट जो भी ओवरबर्डन का है वो और जिस डेप्थ पे है उतना, दोनों को इंटू कर देते हैं तो हमारा ये प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये बन गया। अब यहाँ पे देखिए जैसे हर एक पिलर जो होता है वो अपने ऊपर का जो लोड है वो तो डिस्ट्रीब्यूट करता ही, मतलब वो तो लेता ही है लोड, और साथ साथ में ये जो गैलरी बना हुआ है यानी जो बोर्ड है हम लोग ये जो बोर्ड है इसका भी लोड ये पिलर लेता है, ये आजू बाजू का पिलर आपस में सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। आधे दूर तक ये लेता है, आधे दूर तक बाकी बाजू वाला पिलर लेता है। पिलर के ऊपर जो लोड पड़ रहा होता है वो केवल वर्टिकल लोड रहता है और वो पूरा पिलर के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ठीक है। इस वीडियो में हम जो लोड ऑन पिलर लेने के जो डेरिवेशन बनाए हैं वो उसमें ये इतना दूर का लेंथ लिए हैं, ये ब्रेथ लिए हैं, ठीक है। इसमें हम इतना दूर लिए मतलब ये एरिया केवल कवर कर रहा है, ठीक है। ये पिलर हमारा हो गया इतना और पिलर के ये जो गैलरी का चौड़ाई है ऐसे और ऐसे इतना ही दूर का लिए हैं केवल, बाकी इधर का नहीं लिए, जबकि ये यहाँ पे पूरा कवर करता है आधा दूर, लेकिन वो पूरा इसलिए नहीं लिए हैं ताकि इतना दूर का ये मान लीजिए कि आधा तो ये कवर कर रहा है, इसमें बचा हुआ ये आधा वाला जो पोर्शन है इस साइड का है, ठीक है। और एक की तरफ ले लेते हैं हम पूरा तो हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होता है, और इधर आधा आधा 1/2 करके नहीं लेना पड़ेगा, इसीलिए हम ये पूरा ले लिए हैं इस साइड से और इस साइड से। दोस्तों बाजू में घर बन रहा है तो थोड़ा सा खटखट का आवाज़ आएगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे फोकस कीजिए, ये आपको पूरा इक्वेशन समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जो प्रेशर है आप जब डेवलपमेंट नहीं हुआ था तो तब जो प्रेशर था ग्राउंड का वो उसको हम लोग पी नोट से डिनोट किए हैं, इनिशियल ग्राउंड प्रेशर, ठीक है। अब जब डेवलपमेंट हो चुका है तब उस पर जो प्रेशर पड़ेगा वो प्रेशर पी पड़ेगा, मतलब कि पिलर पे कौन सा प्रेशर पड़ रहा है, ये पी प्रेशर पड़ रहा है। तो पी नोट इनिशियल वाला प्रेशर है, इनिशियल में जो प्रेशर था वो अभी भी पड़ेगा, ठीक है। हालांकि इस जगह से आप कोयला निकाल लिए हैं लेकिन ऊपर का जो लोड है जो पहले था वो अभी भी रहेगा, ठीक है। अब A1 A2 क्या है, विड्थ ऑफ द पिलर है, ये A1 चूँकि रेक्टेंगुलर शेप में हम लोग पिलर ले रहे हैं तो ये साइज अलग होगा, ये साइज अलग होगा, तो एक को A1 और एक को A2 रखे हैं, ठीक है। B1 B2 क्या है, विड्थ ऑफ बोर्ड मतलब गैलरी है, गैलरी का चौड़ाई है, ये B1 इधर का गैलरी का चौड़ाई है, ये B1 B2 इधर का गैलरी का चौड़ाई है, ठीक है। अब इसको हम लोग देखिए जो प्रेशर टोटल पड़ रहा है वो कहाँ कहाँ से कवर हो रहा है।
पी नोट तो इनिशियल ग्राउंड प्रेशर है A1 प्लस B1, A1 प्लस B1, यानी ये पूरा हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। ये इसका एक लेंथ हो गया और ये ब्रेथ, मतलब रेक्टेंगुलर शेप में लेंथ ऑफ ब्रेथ एरिया होता है ना, लेंथ ऑफ ब्रेथ, तो उसी मेथड से ले रहे हैं। A2 प्लस B2, ये इंटू है यहाँ पे, A2 और प्लस B2, ये दोनों को जोड़ दिया, यानी ये पूरा आ रहा है। ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये पूरा एरिया कवर कर जाएगा, ठीक है। ये यानी इतना से इतना दूर का एरिया ये पूरा कवर कर रहा है। कर दिए हैं A1 इंटू A2 से, यानी ये A1 और ये A2, ये पूरा लोड इतना ही दूर का पिलर ले रहा है ना, इसीलिए हम लोग इस तरह से डिवाइड कर दिए हैं। अब यहाँ देख लीजिए, इसको परसेंटेज फॉर्म में निकालिएगा, यानी परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन को हम लोग R लिए हैं। परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन यानी R इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब ये देखिए, हमको ये निकालना है ना, ये जो इतना जो कोयला निकला है, यही ना हम कोयला निकाल रहे हैं, गैलरी वाला ना, गैलरी वाला ही केवल कोयला निकाल रहे हैं। पिलर का कोयला तो जस का तस रह जा रहा है। तो हमको परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन निकालना है, तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा, A1 प्लस B1, यानी A1 ये हो गया प्लस B1, ये पूरा हो गया, और फिर A2 प्लस B2, यानी A2 और ये B2 था हमारा, ये B2, ठीक है। ये पूरा का और ये पूरा का मल्टीप्लाई, एरिया निकल गया, माइनस क्या करेंगे, A1 छोटा वाला एरिया यानी पिलर का एरिया, ठीक है। ये पिलर का एरिया निकाल दिए, यानी बड़ा वाला एरिया में से हम छोटा वाला एरिया घटा देंगे, तो यही जो हमारा कोल जो निकला है वो निकल जाएगा, कितना कोयला निकला है, और उसको डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। चूँकि हम लोग को परसेंटेज में निकालना है तो डिवाइड कर दे रहे हैं पूरे से डिवाइड करने के बाद फिर 100 से इंटू कर दीजिए, तो आपका जो परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन है वो निकल जाएगा। अगर हम इसको परसेंटेज में नहीं निकालना चाहते हैं तो 100 से नहीं रखिए, आपका ये पॉइंट के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो अब ये हमारा परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन है, इसको एक इक्वेशन मान लीजिए 2, इसको 2 नहीं मानते हैं, ये हमारा इक्वेशन हो जाता है 2 और इसको 3 मान लीजिए। अब यहाँ देखिए, अब ये जो है बड़ा साइज का हम ले लिए थे और ये छोटा वाला पिलर का साइज है, ठीक है। यानी जो ऐसे एरिया था ना, तो ये पूरा बड़ा का एरिया है, ठीक है। इसमें विड्थ ऑफ पिलर जुड़ा हुआ है और ये साइज ऑफ पिलर है केवल। तो ये बड़े वाले में से ये छोटे वाले का माइनस कर दिए और फिर इससे डिवाइड, बड़े वाले से डिवाइड कर दिए, तो ये परसेंटेज का फॉर्म में आ गया है, लेकिन खाली 100 से मल्टीप्लाई नहीं किए हैं। तो ये हमारा परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो एक ये आपका ऐसे, एक मिनट, ये इक्वेशन ऐसे कट जाएगा, तो ये कट करके 1 बचेगा और ये जस का तस रह जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, R इक्वल टू 1 माइनस A1 इंटू A2 बाई A1 प्लस B1 बाई A2 प्लस B2। ये R इक्वल टू एक नया इक्वेशन हम लोग को मिला है। अब आप इसको A1 इंटू A2 बाई A1 प्लस B1 और A2 प्लस B2, इसके बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस R1। इसको हम लोग अब देखिए सॉल्व किए तो R इक्वल टू क्या हो गया, R इक्वल टू हो गया 1 माइनस A1 इंटू A2 बाई A1 प्लस B1 इंटू A2 प्लस B2, ठीक है। अब इसको हम अलग कर दिए, ये जो A1 इंटू A2 है बाई A1 प्लस B1 इंटू A2 प्लस B2, इसको सॉल्व किए, इक्वल टू क्या आ गया, 1 माइनस R1 आ गया। अब याद कीजिए कि हमारा जो इक्वेशन 2 था वो क्या था, इक्वेशन 2 था P इक्वल टू P नोट इंटू A1 प्लस B1 इंटू A2 प्लस B2 बाई A1 इंटू A2, ये था। अब इसमें से हमको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, A1 प्लस P1 A2 प्लस B2 A1 इंटू A2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको हमको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा P बाई P नोट हो जाएगा। अब इसको उलट दीजिए, अब ये जो है ना इसके जैसा फॉर्म में लेके आइए, तो क्या हो जाएगा, A1 इंटू A2 बाई A1 प्लस B1 इंटू A2 प्लस
B2, ठीक है। तो ये हो जाएगा P0/P, ठीक। अब ये जो इक्वेशन, ये वैल्यू जो आया, इसको इस पे पुट कर दीजिए। इस वैल्यू को, ये जो हमारा इक्वेशन मान लीजिए कि वो थर्ड था, ये फोर्थ इक्वेशन हो गया। फोर्थ इक्वेशन पे पुट कर दीजिए ये, यानी इसके जगह पे ये पुट हो जाएगा। P0/P इक्वल टू 1 माइनस R, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को 5 मान लीजिए। अब हम लोग इक्वेशन 1 में क्या रखे थे, P0 इक्वल टू क्या था, WD, वेट था W से और D से डेप्थ था, ठीक है। तो वो वैल्यू अब हम यहाँ पे, ये इक्वेशन 1 का था, इसको, इसका वैल्यू हम इस पे पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमको क्या मिलेगा, WD/1 माइनस R। तो ये अगला इक्वेशन बन गया 6th नंबर का। अब यहाँ जैसे देख लीजिए, इक्वेशन 1 में क्या था, P0 इक्वल टू WD था ना, इसका वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। तो P0 जो अभी इक्वेशन 5 था, जिससे जस्ट पहले का इक्वेशन, इसमें पुट कर दिए तो WD आ गया। अब P इक्वल टू क्या आ गया, WD/1 माइनस R। तो ये फार्मूला हो गया लोड ऑन पिलर का। अगर हमको वेट पता है, ये वेट पर यूनिट वॉल्यूम था ना, वीडियो को पीछे करके थोड़ा देख लीजिएगा, या फिर अगर लिखते जा रहे हैं तो भी समझ में आ जाएगा आपको। तो ये वेट पर यूनिट वॉल्यूम था, ये D से डेप्थ था, और 1 माइनस R ये परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ये लोड निकल जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया लोड निकालने का, या दूसरा तरीका ये भी है लोड निकालने का, और परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन निकालने का ये तीसरा तरीका है। अब इसको हम लोग समझते हैं। अगर हम पिलर को अगर स्क्वायर सेट में लेते हैं तो हमारा A1 इक्वल टू A2 और B1 इक्वल टू B2 हो जाएगा। अब इसको हम इक्वेशन 2 में रखते हैं। इक्वेशन 2 क्या था हमारा, ये था P1 A1 प्लस B1 इंटू A2 प्लस B2 बाई फिर A1 इंटू A2 था। अगर हम ये वैल्यू को इसमें रख दिए तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस बी, ये भी A प्लस बी हो जाएगा। A प्लस बी का होल स्क्वायर बाई A स्क्वायर हो जाएगा A1 A1, ठीक है। तो ये हो गया एक लोड के बराबर, लोड के लिए फार्मूला हो गया। अब हम लोग इसी इक्वेशन को, अब ये जो है A1 इक्वल टू A2 और B1 इक्वल टू B2, इसको हम अब इक्वेशन 3 में रखते हैं। इक्वेशन 3 हमारा क्या था, 1 माइनस A1 इंटू A2 बाई A1 प्लस B1 इंटू A2 प्लस B2, ये था। अब इसमें हम इसको रख देंगे तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू 1 माइनस A स्क्वायर बाई A प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला था। तो अब ये हो गया परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन का सबसे शॉर्ट फार्मूला, ठीक है। ए क्या है, ये विड्थ ऑफ पिलर है, और बी क्या है, विड्थ ऑफ बोर्ड यानी विड्थ ऑफ गैलरी है बी, ठीक है। अब ये तो हो गया परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन के लिए। अब लोड ऑन पिलर कैसे निकालेंगे। अब एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये कि अगर आपका डेप्थ दिया हुआ है, ठीक है, तो ये तो डेप्थ है, ये वेट था, तो वेट न रह करके आप अगर डेंसिटी ऑफ स्ट्रेटा आपको पता रहता है, तो अगर डेंसिटी ऑफ स्ट्रेटा रख देते हैं इस जगह पे, और फिर बाई 1 माइनस R वही रहेगा, ठीक है। तो आपका ये लोड ऑन पिलर ऐसे भी निकल जाएगा। तो लोड ऑन पिलर निकालने का हम लोग इक्वेशन जान गए हैं, परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन निकालने का हम लोग जान गए हैं, पैनल और एक पैनल में कितना पिलर रखेंगे ये जान गए हैं इस वीडियो में, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे स्ट्रेंथ ऑफ कोयल के बारे में, कोयल पिलर का स्ट्रेंथ कैसे हम लोग निकालते हैं। उसके लिए बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करना पड़ा था, तो उसके बाद वो स्ट्रेंथ ऑफ कोयल पिलर पता चला था। तो उसके लिए कोई ऐसा डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट उसका एक फार्मूला है, वो याद रखिएगा। स्ट्रेंथ ऑफ पिलर निकालने का ये फार्मूला है, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट के बाद इसको बनाया गया है, तो इसको थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। 1320 इंटू ये W हो गया आपका, विड्थ ऑफ पिलर हो गया, H हाइट ऑफ गैलरी है, ठीक है। ये इसका पावर है 0.46 और इसका पावर है 0.66, तो इससे आपका स्ट्रेंथ ऑफ पिलर निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए, जब हमको पता चल गया है लोड ऑन पिलर और स्ट्रेंथ ऑफ पिलर पता चल गया है, तो हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं ना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू क्या फार्मूला हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ पिलर, ठीक है, बाई लोड ऑन पिलर। स्ट्रेंथ ऑफ पिलर हमारा अधिक करना चाहिए लोड ऑन पिलर से, ठीक है। तो जितना भी आता है मिनिमम 2 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, 2 से कम नहीं होना चाहिए। 2 से जितना ज़्यादा रहेगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी उतना अच्छा रहता है।